हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप अच्छे होंगे। जैसे आपको पता है कि हमने कल लेवी-विगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, जिसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या बताया। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को शेयर भी करें। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने लगभग बच्चों को 20 कहानियाँ सुनाई। उनमें से उनकी सबसे एक प्रसिद्ध कहानी हुई हेंज डेल्मा की कहानी, जिसे हेंज की दुविधा कहते हैं। इस कहानी में इन्होंने बच्चों को एक कहानी सुनाई, जो कहानी के कुछ पात्र इस प्रकार थे। एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है। उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने दवा कराने के लिए अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने उन्हें दवा दी, उस दवा को लाने के लिए, लेकिन वह दवा केवल एक ही मेडिकल स्टोर पर मिलती थी। जहाँ पर उन्होंने जाकर पता किया कि ये दवा कितने की है, तो उन्होंने उसका रेट बहुत 10 गुना तक तेज ज़्यादा बताया। तो जो व्यक्ति गया था, जिसके नाम है हेंज, जब वो गया वहाँ पर, तो उसने कहा कि आधे पैसे में अभी ले लो, बाद में पैसे दे दूँगा। लेकिन उन्होंने दवा नहीं दी। फिर यदि हेंज वह दवा नहीं लेकर आता तो उसकी पत्नी की मौत हो जाती, वाइफ की मौत हो जाती। इस कारण उसने नाइट में जा कर के उसकी चोरी की दवा की। तब यहाँ बच्चों से पूछा जाता है कि यहाँ पर कौन सही कौन गलत है। तो एक तरफ तो बच्चे बोलेंगे हेंज सही था, क्योंकि उसने पत्नी बचा ली, पत्नी की मौत होने से बच गई। कुछ लोग कहेंगे चोरी करना गलत है। बस यही दुविधा के ऊपर उन्होंने एक सिद्धांत दिए, जिस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। चलिए अब आगे देखते हैं। सामान्य परिचय लॉरेंस कोहलबर्ग का। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के निवासी थे। इनका जन्म 1927 ईस्वी में हुआ था। इनका मुख्य विचार है, कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का जन्म से नहीं होता, बल्कि समाज द्वारा होता है। हाँ, जैसे जब हम छोटे होते तो हमें पता थोड़ा होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हम समाज में अपने आस पड़ोस, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी से सीखते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या ख़राब है। तो हम इसे समाज के द्वारा सीखता है बच्चा। किनके अनुसार? कोहलबर्ग के अनुसार। वो बताते हैं कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, मतलब डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास एक असतत प्रक्रिया है। और उन्होंने अपने प्रयोग में परिकल्पना स्थिति उपयोग की, मतलब कहानी एक परिकल्पना थी, कोई मेन कहानी थी, बस एक परिकल्पना के रूप में उन्होंने बताया है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के को 3 स्तर में बांटा और 6 चरणों में बांटा। कितनी? नैतिक विकास की 3 स्तर और 6 चरण दिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जिनमें से उनका पहला स्तर आता है पूर्व रूढ़िगत नैतिक का स्तर। आप इन्हें हिंदी में न याद करके इंग्लिश में याद करिए, क्योंकि हिंदी में इसके बहुत सारे ना पर्यायवाची हो जाते हैं, जिससे कि हम वहाँ पर गलत कराते हैं। इसे याद करिए, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, सीधे प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चे की आयु 4 से 10 साल तक होती है। इस अवस्था में बच्चे में नैतिकता शून्य के बराबर होती है। अब आप बताइए, 4 से 10 साल का जो बच्चा होगा उसमें नैतिकता का उतनी नहीं होती, मतलब शून्य के बराबर होती है, लेकिन कुछ होती है, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं होती। इसमें बच्चा, इसके हर स्तर के 2-2 चरण हैं। अब पहले जो स्तर है प्री कॉन्वेंशन, उसके पहला चरण देखते हैं। उसमें है दंड एवं आज्ञा अनुपालन उन्मुखता। मतलब बताते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग कि इसमें भी जो इस उम्र का बच्चा है, वह जो भी कार्य करता है, ये जो भी नियम कानून मानता है, वह केवल दंड के कारण ही मानता है। यदि आपने कभी देखा हो, घर में मम्मी ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन हम मना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम डरते कि हम मार खाएंगे, मम्मी मारेगी हमें। मतलब किसके ऊपर हम क्या करते हैं? मार खाने से बचने के लिए और सज़ा से डर के कारण हम अच्छा काम करने का प्रयास करते हैं। दूसरे उन्होंने दिया साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता, मतलब स्वलाभ मानसिक
उन्मुखता। इसमें क्या हुआ, इससे उम्र देखते हैं कुछ हम करते क्या हैं, यदि किसी ने हमको मारा तो हम उसको मारेंगे, उसने मेरा पेन चोरी किया मैं उसका पेन चोरी मैं जैसे को तैसा, यदि वो मेरे से गलत करा मैं उसके साथ गलत करूँगा। ठीक, ये पहला स्तर लॉरेंस कोलबर्ग का हो गया। इसके दूसरे स्तर देखते हैं जिसको बोलते हैं रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। ये मतलब कॉन्वेंशनल, पहला प्री कॉन्वेंशनल, दूसरा स्तर क्या कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चे की उम्र 10 से 13 साल होती है। बच्चे अधिक सामाजिक होते हैं और समाज में सम्मान पाना चाहते हैं। अब जो बच्चा 10 से 13 साल का होता है मतलब समाज के सापेक्ष में स्कूल जाना सीख जाता है, वह कम से कम इस साल तो क्लास 8वीं में पढ़ता होगा, वह समाज संपर्क में आता है। और देखते होंगे बच्चों को बहुत समय लगता है क्या है कि मुझे अच्छा बनना है, तो उनका पहला चरण है अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, मतलब गोल्डन रूल है। आप देखते होंगे इस उम्र में जो बच्चा 5-6 माह तक यदि उसने कोई भी काम कंप्लीट कर लिया और होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो मैम के पास जाता है, मैम मुझे गुड चाहिए, वेरी गुड चाहिए, मतलब दिखा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा और अच्छी बनने के चक्कर में यहाँ पर लड़का अच्छा काम करते हैं क्योंकि उन्हें दुनिया स्वीकार है, हाँ ये एक अच्छा लड़का है, मतलब दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए कार्य करते हैं जो 10 से 13 साल के लड़के होते हैं। इसी में दूसरा चरण इन्होंने दिया कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भावना। मतलब इसमें बच्चे कहते हैं इसमें हर चीज़ कानून के अनुसार होनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी ट्रैफिक लाइट पर जाते हैं, ट्रैफिक पर जाते हैं, वहाँ पर रेड लाइट क्रॉस करना जो मना होता है, लेकिन जब ये इस उम्र बच्चा सीधे बोलता है कि रेड लाइट है हमें क्रॉस नहीं पता, इसमें कानून के नियमों का पालन अच्छी तरह से करता है। लास्ट स्टेज है उनके उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, मतलब पोस्ट कॉन्वेंशनल। प्री कॉन्वेंशनल पहली, दूसरी कॉन्वेंशनल, तीसरी पोस्ट कॉन्वेंशनल। इसमें उम्र बच्चे की 13 साल से ऊपर होती है। इसे क्रांतिकारी अवस्था भी कहते हैं। अब 13 साल का बच्चा होगा तो वह 8-9 में होगा, इस बच्चे इसमें इस अवस्था में जाएगा, किशोरावस्था की उम्र में आ जाता है, जिसे कि क्रांतिकारी अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे खुद अपने विवेक से फैसले लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें कौन सब्जेक्ट लेना पढ़ने के लिए, इसमें स्वयं अपने आप से तैयार करते हैं कि हमें क्या करना है। इसके भी 2 चरण हो दिया। पहला सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, व्यक्ति मानता है कि नियम लचीले और समाज की भलाई के लिए बदले जा सकते हैं। जैसा किसकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए हम नियम को बदल सकते हैं। जैसा आप देखते होंगे, आप कभी मान लीजिए ना भगवान करे आपके घर में किसी की स्वास्थ्य सही ना होने कर आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, आप जैसे चौराहे पर पहुँचे तो आपने वहाँ पर देखा ट्रैफिक लाइट में रेड है, मतलब हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि नहीं जा सकते तो उसकी जान बचाना हमारे लिए आवश्यकता है, इसलिए हम ट्रैफिक का नियम तोड़ सकते हैं। मतलब कह रहे हैं कि भलाई के लिए हम नियमों को बदल सकते हैं, नियम लचीले होने चाहिए। किसमें, पहले 5वें चरण में। और छठा चरण है सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर है यह, यहाँ व्यक्ति अपने स्वयं के विवेक के द्वारा निर्देशित किया होता है, अब भले ही उसे अपनी नौकरी या जान जोखिम में डालना पड़े। अब यहाँ पर देखते हैं आप हमारे देश को आज़ाद कराने में कितने सारे भगत सिंह हो गए, महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी हुए हैं, तो उन्होंने कोलबर्ग के अनुसार 6वें चरण का पालन किया, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। मतलब इन्होंने अपना सब कुछ जितना भी उनके पास था पूरा यह दुनिया के लिए निछावर करके चले गए, जिनको आज हम याद भी करते हैं क्योंकि इन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, ना कि अपने लिए। पहली स्टेज कौन सी हो गई, प्री कॉन्वेंशनल। इसमें 2 चरण, पहला आज्ञा पालन वाला, दूसरे जैसे तैसा, फिर प्री कन्वेंशनल स्टेज, उसमें गोल्डन रूल आ गया पहला, दूसरा आ गया उसी में दूसरा आ गया, दूसरा है कानून का पालन करना कि हमें हर चीज़ में कानून का पालन करना। और तीसरा स्तर आता है आपका पोस्ट कॉन्वेंशनल, जिसमें 13 से ऊपर के बच्चे होते हैं, जिसमें सामाजिक अनुबंधन पहला चरण हो गया, दूसरा सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत दूसरा चरण हो गया।
कोलबर्ग ने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी है, जिसे नैतिक दुविधा, मोरल डायलिमा ऐसी स्थिति है। मोरल डायलिमा एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधी नैतिक सिद्धांतों के बीच चयन करना होता है। जैसे हम जब छोटे रहे थे सभी लोग, तो मम्मी घर से मना करके ले आती थी कि कोई कुछ भी दे लेकिन लेने का नहीं है। हम गए, सामने से हमें किसी ने ऑफ़र किया, आप चॉकलेट ले लीजिए, लेकिन आप तो मम्मी के सामने बैठे हैं, आप कहेंगे हमें नहीं चाहिए, लेकिन मन के अंदर तो चल रहा है ना कि हमें लेना है, लेकिन बाहर से कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। ये क्या हुई? दुविधा हमारे अंदर, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसके अलावा अगला है नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग। ये वह मानसिक प्रक्रिया जिसके आधार पर हम गलत सही का निर्णय ले सकते हैं। जैसे अब बड़े हो गए तो हमें पता है कि हमें क्या खाना है, क्या लेना है, दूसरे से क्या नहीं लेना। ये क्या हुआ? नैतिक तर्कना, मोरल रीजनिंग हो गई। फिर अगला तो अधिसंज्ञान। यह स्वयं को ज्ञात रूप समझता है, मतलब जो मेटाकॉग्निशन है, यह अपने आप को स्वयं को ही एक ज्ञाता के रूप में मानता है। अब देखिए, आपने देखो जब कोई व्यक्ति किसी आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसकी आलोचना करने भी आ जाते हैं। वैसे ही कोलबर्ग की आलोचना करने के लिए कैरो गिल्गन आया था। उन्होंने आलोचना की कि कोलबर्ग नैतिक का सिद्धांत पुरुष केंद्रित है, और उन्होंने महिलाओं के दृष्टिकोण को नज़रअंदाज किया। मतलब इन्होंने बताया कि जो इन्होंने जितना भी प्रयोग किया पूरा पुरुष पर किया। इन्होंने महिलाओं का दृष्टिकोण देखा ही नहीं कि महिला क्या बोलती इस चोरी के बारे में, जो उन्होंने कहानी सुनी बच्चों को। आपका लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत खत्म हुआ। आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन भी हमें मिलता है। हम आपके लिए अच्छे बनाने का वीडियो और प्रयास करेंगे। मैं जितना आपको कंटेंट दे रहा हूँ, यदि आप इतना पढ़ के पेपर में जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन सीटेट या कोई भी टेट आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ये मैं तेरी गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको जितना दे रहे हैं उतना पढ़ के जाना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।